मंडे नाइट वॉर्स जीतने के बाद विंस मैकमैन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई कंपटीशन तो बचा नहीं था, लेकिन साल 2002 में विंस के दिमाग में बात आई कि अगर इस कंपनी को आगे लेके जाना है तो भाई किसी ना किसी टाइप का कंपटीशन तो हमें चाहिए, और अगर और वो चीज कोई नहीं दे सकता तो हम खुद ही उस चीज को क्रिएट कर लेंगे। और पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट यानी ब्रांड स्प्लिट का आइडिया उन्होंने पिच करा। और गाइज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले इस पहले ब्रांड स्प्लिट से जुड़े 10 हिडन सीक्रेट्स के बारे में, 10 कमाल की बातों के बारे में। तो अभी वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में एक और नई टॉप 10 वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए, आपको नहीं पता होगा कि भाई 150 से भी ज्यादा अब तो वीडियोस हमारी इस टॉप 10 प्लेलिस्ट में आ चुके हैं। कमाल की नॉलेज है जो कि आप लोग जानना, मुझे पता है, पसंद करेंगे। बहुत कमाल के फैक्ट्स भी होते हैं, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं करा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो के बाद जरूर आप उसको जाके देखें। नंबर 10 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि भाई जब मंडे नाइट वॉर्स खत्म हुई तो एक अच्छा कमाल का एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान करा हुआ था कि शेन मैकमैन WCW को खरीद लेंगे, विंस की WWE होगी और एक इन्वेजन एंगल यहां पे होगा। लेकिन 5 महीने चलने के बाद ये एंगल फ्लॉप हो गया, अच्छे से काम नहीं करा और इतना सारा टैलेंट आ चुका था WWE के अंडर कि भाई उनको किसी ना किसी तरीके की कैटेगरी बनानी जरूरी थी। और इस इन्वेजन एंगल के फ्लॉप होने की वजह से जो है उनको ड्राफ्ट का आइडिया आया और इस सोचने पे वो काइंड ऑफ मजबूर हो गए थे। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो राइटिंग रूल्स बनाए जाते थे क्योंकि विंस मैकमैन चाहते थे कि एक्चुअली में रॉ और स्मैकडाउन के बीच में कंपटीशन हो, अलग अलग प्रोडक्शन टीम, अलग अलग राइटिंग टीम, ताकि दूसरी ब्रांड को पता ही ना हो कि भाई स्मैकडाउन क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है। लेकिन पॉल हेमन ने इस चीज को कंपटीशन इतना सीरियस ले लिया कि भाई वो चीटिंग भी करने पे आ गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात मानी गई थी कि भाई पॉल हेमन एक रॉ की कॉन्फ्रेंस में घुस गए थे गलत तरीके से और उन्होंने उनके आइडियाज जो है सुनने की कोशिश करी थी ताकि उसके बाद वो स्मैकडाउन को बेटर कर सकें। तो कंपटीशन उस समय ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ एक स्क्रिप्टेड तरीके से दिखाने के लिए, लेकिन रियली बिटवीन द सुपरस्टार्स और राइटिंग टीम भी एक कंपटीशन ड्राफ्ट का एग्जिस्ट करता था। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। तो भाई पहले जब स्टार्टिंग में ड्राफ्ट का आइडिया आया तो ये प्लान करा गया था कि बहुत सालों तक ये जो है रॉ स्मैकडाउन का रोस्टर चलेगा और इसमें कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हमें ट्रेड्स देखने को मिल गई कि रॉ से एक सुपरस्टार स्मैकडाउन में चला गया, उसके बदले कोई और चेंज हो गया और फिर ये जो है हर साल एक WWE ने एनुअल इवेंट बना दिया कि हमें ड्राफ्ट तो करना ही है ताकि हम रोस्टर को शेकअप कर सकें। लेकिन ओरिजिनल प्लान यहाँ पे यही था गाइस कि इसको बहुत सालों तक चलाना है और कोई भी चेंज रोस्टर्स के अंदर नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं भाई, तो विंस मैकमैन उस पॉइंट पे स्मैकडाउन को काइंड ऑफ कुछ भी नहीं समझते थे। और अब हम जानते हैं कि साल 2021 में फॉक्स की डील होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है WWE की हिस्ट्री में कि स्मैकडाउन की रेटिंग रॉ से ज्यादा आती है। लेकिन उस टाइम पे विंस को यह बात पता थी कि मेरा मेन शो स्मैकडाउन नहीं रॉ है, ये मेरा ए शो है, इसके ऊपर सारे कमाल के सुपरस्टार्स रहेंगे। गोल्डबर्ग का डेब्यू या फिर शॉन माइकल्स का रिटर्न, सारी चीजें हमें रॉ के ऊपर ही देखने को मिलती थी और स्मैकडाउन काफी स्ट्रगल करती थी उस चीज में। लेकिन तब भी वो इतना कमाल कैसे शो बना उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन विंस बिल्कुल रॉ के प्लान्स पे फोकस करते थे और स्मैकडाउन से इनको कुछ खास नहीं फर्क पड़ता था। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो इस ड्राफ्ट से पहले ज्यादा सुपरस्टार्स को बिल्कुल भी ये बात नहीं पता थी कि किस शो पे वो जा सकते हैं, कहां पे उनको भेजा जाएगा। केवल कुछ सुपरस्टार्स को पता थी जो कि बिल्कुल टॉप स्टार्स थे। लेकिन एक काफी कमाल की चीज विंस यहां पे चाहते थे कि सुपरस्टार्स की तरफ से हमें एक ओरिजिनल नेचुरल रिएक्शन देखने को मिले जब उनका नाम लिया जाएगा कि वो इस ब्रांड पे जा रहे हैं। लेकिन शायद एक इतना बड़ा शॉक हमें देखने को मिल गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था कि डडली बॉयज को WWE ने भाई ब्रेकअप कर दिया। उस टाइम पे वो काफी हॉट चल रहे थे, बहुत लोग उनको एज ए टैग टीम पसंद कर रहे थे। लेकिन बबा और डी वॉन को जो है WWE ने ब्रेकअप करके रॉ और स्मैकडाउन पे डाल दिया। और अगर आप वो सेगमेंट देखेंगे जाके तो क्लियरली ऐसा लगता है कि दोनों बंदे शॉक हो गए थे। वो गले मिलते हैं और क्राउड भी इस बात से उस समय बिल्कुल खुश नहीं था। लेकिन जो सरप्राइज विंस को चाहिए था वो शायद उनको एक्चुअली मिल गया था इनके रिएक्शन से। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो हमने पूरी मंडे नाइट वॉर्स की सीरीज इस चैनल पे कवर करी और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से हल्क होगन भी एक ऐसा सुपरस्टार था जो बहुत समय अपने बारे में सोचता था, एक सेल्फिश स्टार था कि मुझे हमेशा टॉप पे ही रहना है। और रेसलमेनिया 18 में जब रॉक के साथ होगन का मैच हुआ उसके बाद वो काफी पॉपुलर चल रहे थे और WWE ने डिसाइड करा कि होगन को हमें स्मैकडाउन पे डालना है। तो सारे लोग चिंता में आ गए थे कि भाई होगन तो यही बोलेगा मुझे टॉप स्पॉट चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा
ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि क्रिस जेरिको और कर्ट एंगल जैसे सुपरस्टार्स ने बात बताई कि उस टाइम पे हल्क होगन बिल्कुल एक अनसेल्फिश बंदा था। मतलब होगन पूरे तरीके से चेंज हो गए थे। अब उसका रीजन क्या था वो तो हम नहीं जानते, लेकिन होगन भी पसंद करते थे अब यंग स्टार्स के साथ काम करना, उनको मजा आता था। इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज का फायदा उठाया और एज के साथ हल्क होगन की टैग टीम भी बना दी, जो कि गाइस कुछ टाइम के लिए चैंपियंस भी बने थे। ज्यादा देर तो ये नहीं टिकी, लेकिन ये हल्क होगन का नया अनएक्सपेक्टेड रूप जो है इस ड्राफ्ट की वजह से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिला। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो हम जानते हैं कि स्मैकडाउन पे कितने सालों तक टैज और माइकल कोल ने एज अ टीम काम करा है कमेंट्री पे, और कमाल की उनकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब ड्राफ्ट हुआ था तो इस टीम में टैज का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। माइकल कोल के साथ उन्होंने एक संडे नाइट हीट नाम के शो पे पहले कमेंट्री तो करी थी, लेकिन उन्होंने सजेस्ट करा डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि मैं ट्रायल देना चाहता हूं कमेंट्री के लिए, क्योंकि वो इंजर्ड थे और आगे रेसल नहीं कर पा रहे थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका ट्रायल जरूर लिया, लेकिन उनको फाइनलाइज करने से पहले ये बात आपको नहीं पता होगी कि रॉन सिमंस और साथ के साथ रेवन की भी इंटरव्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी थी, लेकिन एट द एंड उन्होंने टैज को चुना और उनकी टीम बना दी गई थी गाइस माइकल कोल के साथ, जो कि इतने सालों तक कमाल के तरीके से हमें स्मैकडाउन पे एंटरटेन कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो क्रिस जेरिको एक और बड़ा नाम बहुत ज्यादा खुंदक में था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मेरे ड्राफ्ट के बाद के प्लान्स क्या होने वाले हैं। और भाई जिस दिन ड्राफ्ट हुआ था, जिस नाइट पे हुआ था, उस दिन ट्रिपल एच और क्रिस जेरिको का मैच हो रहा था फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल, और आइडिया ये माना जा रहा था कि जो भी उस मैच को जीतेगा वो दोनों रॉ और स्मैकडाउन शोज पे जाएगा। अब ट्रिपल एच तो भाई वहां पे उस मैच को जीत गए, लेकिन क्रिस जेरिको को ये बात इतनी बुरी लगी क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। उनको अपने फोन पे जाके खुद सर्च करना पड़ रहा था कि भाई मेरा क्या हुआ, डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ रहा था कि आखिर मुझे किस ब्रांड पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाला है। उनको कोई बता ही नहीं रहा था, लेकिन एट द एंड भाई वो स्मैकडाउन के ऊपर चले गए। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो इस ड्राफ्ट में से एक बहुत बड़ा नाम मिसिंग था और वो थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब लोग ये सोच रहे थे कि ऑब्वियसली भाई ऑस्टिन के बारे में कुछ बताया जाएगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी लाइन में हमको दिखाया कि ऑस्टिन के कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लॉज है जिसकी वजह से वो अपना ब्रांड खुद चुन पाते हैं, और ये डिसीजन पर्सनली विंस मैकमैन ने लिया था कि ऑस्टिन को जो है हम इस ब्रांड स्प्लिट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और ऑस्टिन वापस आते हैं मंडे नाइट रॉ पे, और जनरल मैनेजर रिक फ्लेयर के साथ उनकी फ्यूड हुई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई विंस मैकमैन ने ऐसा क्यों करा, तो इस ड्राफ्ट में जो ओवरऑल नंबर 1 पिक थी वो थे द रॉक, जो कि स्मैकडाउन में गए थे, और विंस को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रॉक को चुनता हूं ऑस्टिन को नहीं, तो शायद उसको वो बात बुरी लग सकती है, क्योंकि फिर ऑस्टिन नंबर 1 ओवरऑल पिक बनना पसंद करते। तो इसकी वजह से विंस ने सोचा कि भाई इन दोनों के बीच में कोई बहसबाजी ना हो, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऑस्टिन को उन्होंने उस स्टोरी लाइन के अंदर डाल दिया। और फाइनली गाइस जो सबसे कमाल का पॉइंट था इस फर्स्ट एवर ड्राफ्ट से जुड़ा हुआ ये था कि एडी गरेरो को भीख मांग मांग के पॉल हेमन लाए थे स्मैकडाउन के ऊपर। उनको जब ड्राफ्ट के बारे में पता लगा तो क्लियरली उन्होंने अपना विजन बता दिया कि भाई मुझे टॉप स्टार्स तो इतने चाहिए नहीं, अंडरटेकर, कर्ट एंगल कुछ मेन इवेंटर्स हैं जो कि मुझे चाहिए, और ऑब्वियसली विंस मैकमैन रॉ को ए शो बनाना चाहते थे, तो सारे मेजर स्टार्स ऑलमोस्ट उसी पे थे। पॉल हेमन का आइडिया ये था कि हम यूथ को प्रमोट करेंगे, हम यंग अच्छे रेसलर्स को इन्वॉल्व करेंगे शो में और वहीं से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और स्टार्टिंग में जबकि एडी गरेरो को मंडे नाइट रॉ पे ड्राफ्ट कर दिया गया था, कई हफ्तों तक पॉल हेमन विंस से भीख मांगते रहे, उनको बोलते रहे बार बार जाके कि मुझे ये बंदा चाहिए अपने शो पे, और इतने बोलने के बाद फाइनली उनकी बात को अप्रूव करा गया था गाइस, और एडी गरेरो और क्रिस बेनोआ के बदले में स्मैकडाउन ने दी अन अमेरिकन्स नाम की एक टैग टीम और क्रिस जेरिको को मंडे नाइट रॉ पे दिया था। तो ये ट्रेड यहां से अप्रूव हुई थी, और उसके बाद हम जानते हैं कि एडी गरेरो जो है भाई क्या उन्होंने कमाल किया था पूरे स्मैकडाउन के शो के ऊपर, और उसका क्रेडिट जो है वो और किसी को नहीं बल्कि पॉल हेमन को ही जाता है। तो ये थी 10 हिडन बातें जो कि शायद आपको कुछ पता हो शायद ना पता हो, लेकिन पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट से जुड़ी हुई हैं। अब नया ड्राफ्ट आने वाला है इस साल का, कैसा वो रहेगा, क्या उसमें हो सकती हैं टॉप चीजें, उसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।